अगर मिथुन अगले 40 साल भी हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तब भी उनके पास ज्यादा बच जाएंगे। ये इतना बड़ा अमाउंट है। ये सुन के हर चौंक नहीं जाते? आपको आज मालूम पड़ा इसकी वैल्यू इतनी है। मुझे तो पेपर में आया उसके पहले से मालूम था वैल्यू क्या है। एक बड़ी दुकानों के अंदर छोटी ज्वेलरी पीछे इसलिए रखी जाती है क्योंकि मतलब इतने ही लोग दुकान में आते हैं। अगर लोग आने के बाद में अगर छोटी ज्वेलरी खरीद लेंगे उनसे तो दुकान का भाड़ा, किराया, लोग, ये सब खर्चा निकलेगा नहीं उनका। नहीं, घर गाड़ी ऑलरेडी है, अब घोड़े और गधे खरीदने का शौक है नहीं। मैं ऐसे टाइम की बात कर रहा हूँ जो फ्लिपकार्ट नहीं था। ये वर्ड जो है ना, स्टार्टअप, फंडिंग कैसे करना, ये सब चालू होने के बाद में हमने सीखा। पर चालू करते समय तो यही सोचा था एक बिजनेस बनाना है, एक टाइम का स्टॉप लॉस बना लो और एक पैसे का स्टॉप लॉस। सो टाइम का मैंने बोला 4 साल में अगर चलेगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो दुकान तो है ही अपनी, वहां पर आ जाएंगे। अर्नब, इतना बड़ा बिजनेस बना करके लोग बोलते हैं, मुझे लगता है इतना छोटा बिजनेस बनाया आपने। सिर्फ 10 लाख कस्टमर थे। इस कंट्री जिसकी आबादी है 140 करोड़, अभी क्या उखाड़ा है? कुछ नहीं है। तो राकेश झुनझुनवाला जी, आपने उनसे क्या सीखा? क्योंकि आपने तो एक्चुअली उनके साथ बात भी की है, होपफुली उनसे एडवाइस भी लिया होगा। बात से ज्यादा मतलब एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप रहा है उनके साथ में। मैं गुरु शिष्य समझता था, वो दोस्त समझते थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बुक्स पे आता हूँ मैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूचर का ट्रेंड पकड़ो और राइट टाइम पे चढ़ो उसके ऊपर। ज्यादा जल्दी चढ़ गए तो होल्ड करो अपने आप को। ये इंटरव्यू हमने किया है मिथुन सचेती के साथ, जो कि फाउंडर है कैरेटलेन के। उनको अभी इंडिया का सेकंड बिगेस्ट एग्जिट मिला है फ्लिपकार्ट के बाद, जब कैरेटलेन का जो 27% स्टेक मिथुन के पास था उसको अक्वायर कर लिया है टाटा के टाइटन ने 4,621 करोड़ रुपीस कैश में, 17,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे। तो यार हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया कि क्यों उन्होंने नया स्टार्टअप करने का डिसीजन लिया, आइडिया कहाँ से आया, इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थी, क्योंकि ये उसी टाइम स्टार्ट हुए थे जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी। कैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, लोग उन पे हंसते थे, और एक बीकॉम स्टूडेंट ने 15 साल में इतना बड़ा प्रॉफिटेबल ज्वेलरी बिजनेस कैसे बना दिया, जबकि इनिशियली तो यार वो फेल हो रहा था, कंपनी हमेशा लॉसेस में जा रही थी, बहुत कम ही उनको सपोर्ट मिल रहा था। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। और अगर अपना कंज्यूमर स्टार्टअप या D2C बिजनेस शुरू करना चाहते हो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि यार फंडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी फंडिंग चाहिए होती है, डिफरेंट सिटीज़ के क्या फ़ायदे हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो। बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी, तो ज़रूर पूरा इंटरव्यू देखना। तो वेलकम मिथुन टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू अर्नब, आज तक आपका शो देखते थे, आज आने का मौका मिला, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिथुन, पहले अगर आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा बहुत अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। अपने काम के लिए मैं चेन्नई शिफ्ट हुआ। आज मैं 45 इयर्स का हूँ। 22 साल का था जब चेन्नई आया, और अकेला आया था तभी यहाँ पे। एंड इट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग कि कोई बॉम्बे छोड़ के चेन्नई आता है उन दिनों में। एक तरह से रिवर्स स्टेप होता है, लोग बड़े शहर से छोटे शहर नहीं आते, छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं। उसके अंदर मेरा लव है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक दैट इज वन बिग रीजन ऑफ माई सक्सेस एज वेल ऑल्सो। बस एक सपना था एक चीज बनाने का, वो बन गया। तो ये आपका जो स्टार्टअप है कैरेटलेन, वो एक्चुअली में क्या करता है? अगर आप व्यवसाय के हिसाब से देखने जाए तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर है, पर वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक स्पेशलाइज्ड प्लेयर है। मेजॉरिटी ज्वेलरी बिजनेसेस जो है वो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर है, हम लोग डायमंड ज्वेलरी में है। मेजॉरिटी जो डायमंड ज्वेलरी में भी है वो शादी के गहने बनाते हैं, हम रोज के एवरीडे ज्वेलरी के अंदर इंटरेस्टेड है। सो जब हमने चालू किया एवरीडे ज्वेलरी करना, और ये जो 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे, तो बहुत प्लेयर नहीं थे तभी, शायद कोई रेयरली बनाता था। और अगर आप एक ज्वेलरी दुकान में जाएं और आपको 20,000 रुपए की ज्वेलरी खरीदनी हो, वहां से डायमंड ज्वेलरी, तो एक पीछे के कोने में आपको जाना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए। वो दुकान में आप मतलब इट्स नॉट इनवाइटिंग फॉर यू टू गो इन दैट शॉप। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी दिखी हमको और हमने बनाई। थोड़े फन क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अभी आपका जो 27% स्टेक है, न्यूज में आया 4,621 करोड़ कैश में अक्वायर हुआ है, उसके लिए भी टाइटन थोड़ा डेट ले रहा है एक्विजिशन के लिए। तो मेरा ये सवाल है कि इतना बड़ा नंबर है, क्या ये सही में आपके बैंक अकाउंट में आ गया, और क्या सही में इसमें भी वो जो 30% 40% टैक्स, TDS, ये सब भी कटने वाला है? क्योंकि इतना ह्यूज नंबर है कि सोच भी नहीं सकते। मैं ऑडियंस के एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि अगर मिथुन अगले 40 साल भी हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तब भी उनके पास ज्यादा बच जाएंगे। ये इतना बड़ा अमाउंट है। तो ये सुन के हर चौंक नहीं जाते? एक्चुअली ये तो मैंने सोचा भी नहीं, और ना मेरी कोई लाइफस्टाइल है कि रोज मैं लाख रुपए भी खर्चा करूं। हाँ। तो सो इसके बारे में तो सोचा नहीं मैंने। और पहली बात तो आज अभी तक बैंक में आया नहीं, अब आएगा थोड़े दिन में, कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए तो वो चल रहे हैं उसमें।
तो उसमें भी कैपिटल टैक्स गेन्स वैक्स सारा कटेगा? कटेगा, लेकिन कैपिटल गेन्स कटेगा, सो 20% टैक्स कटेगा, 40% नहीं कटेगा उसके अंदर। ओके। सो लेकिन टैक्स तो कटता ही है, वो तो मतलब उसमें हाँ। कोई ना मेरे को कोई दुख है ना कुछ है, वो मतलब इट्स अ यूजफुल थिंग टू डू इन लाइफ। मेनी पीपल कैन से व्हाई डू यू से इट्स यूजफुल, बिकॉज India is relatively one of the safest places in the world, and I think if you don't get amenities, also you should think about the safety you get in India. मैं कोई नाइजीरिया या कहीं होता तो ऐसे सेफ नहीं रहता इसके तो लिए। अभी जैसे कि इतना कैश आ रहा है ना, आपने बोला कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसे नहीं है कि आप ज्यादा कुछ खर्चे करेंगे, एंड जैसे बोल रहे थे कि आप आगे आके मोस्टली इतने अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, अपना नया स्टार्टअप करेंगे, ये करेंगे। बट क्या कोई आप ऐसा भी परचेज करेंगे जो कि मे बी नॉट एन इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि अब तो इतना बड़ा अमाउंट है, घर गाड़ी ये सब का शौक है नहीं है? नहीं, घर गाड़ी ऑलरेडी है। अब घोड़े और गधे खरीदने का शौक है नहीं। सो ना कोई ऊँट हाथी लेना है। सो ऐसा कुछ मतलब मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बट व्हाट आई विल लुक टू डू इज कि भाई मैं एक बिजनेस में था, आपको आज मालूम पड़ा इसकी वैल्यू इतनी है, मुझे तो पेपर में आया उसके पहले से मालूम था वैल्यू क्या है। तो हाँ। दो चीजें हो गई उसके अंदर, एक प्रॉब्लम ये हो गई कि अब उसमें टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि बेच दिया। हम्म। सो मैं 20% पीछे हो गया जो मेरी इनकम थी उससे। एंड दूसरा है कि अब मुझे कोई नए व्यवसाय ढूंढने पड़ेंगे जिसके अंदर इसको डालूं और वहां ऐसे कंपाउंडिंग हो जो इसमें हो रही थी। सो मेरे लिए तो एक्चुअली प्रॉब्लम्स आ गई है, गुड प्रॉब्लम्स, नॉट इन अ बैड वे एट ऑल, बट नॉट सेलिंग वाज अ बेटर पोजीशन, सेलिंग इज नॉट अ बेटर पोजीशन। एंड यहाँ पे जैसे कि ऑफकोर्स आप बोल रहे हैं कि क्योंकि आपने स्टार्टअप इतने 15 साल चलाया, ये आपके बेबी जैसा होगा, एंड अभी बिल्कुल रॉकेट शिप मोड में है। तो एक तरफ गुड न्यूज तो ये है कि आपको कैश मिल रहा है, बट मे बी थोड़ा सैड न्यूज ये भी हो सकता है कि ये आगे जाके और बहुत बड़ा बन सकता है। तो इसमें थोड़ा आपको सैडनेस भी है, क्योंकि मैंने ये देखा कि कुणाल शाह ने एक बार बोला था कि जब स्टार्टअप अच्छे अमाउंट में बिकता है सारे लोग तालियां तो बजाते हैं, बट फाउंडर काफी लोनली फील करता है, क्योंकि उसका जो वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन इन लाइफ था वो उनसे छिन गया है। तो ऐसा आपके साथ भी होता है या ऐसा आप ज्यादा नहीं दिखते? नहीं नहीं, 100% ऐसा होता है। कुणाल का एक्चुअली मेरे पास फोन भी आया था, फर्स्ट कॉल मेरे पास में ये अनाउंसमेंट के बाद कुणाल का आया था, एंड दैट्स आई जेन्युइनली अप्रिशिएट कि उसने फोन करके मुझे ये एडवाइस भी दी थी कि दिस थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला केस है। अभी तक वो अंधेरी रात आई नहीं है, बट आई एम कॉग्निजेंट कि ये कभी भी आ सकती है इसके अंदर। और द रियलिटी इज कि बिजनेस बेच करके, और स्पेशली जब आप चला रहे हो, ये ऐसा है ना कि आप सोचो, हाउ डज गौतम गंभीर फील जब 2011 वर्ल्ड कप में इंडिया जीतने वाली और वो रन आउट हो गया था, या आउट, मेरे ख्याल से रन आउट हुआ था, हाँ हाँ। लेकिन उसको अगर विनिंग रन मारने मिलता तो कितना अच्छा लगता उसको भी। सो हाँ। दिस बिजनेस इज नाउ एट अ प्लेस वेयर इट शुड नॉट लूज, दिस इज योर गेम टू लूज, वैसा सिचुएशन है इसके अंदर। सो आई वुड हैव लव टू रन इट, बट वो नहीं हुआ। सो हम रन आउट हो गए। जैसे कि आपका पहले बिजनेस था एंड आप मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये हमने देखा है कि यार इंडिया में जो मारवाड़ी लोग हैं ना, इनके बिजनेसेस बहुत सक्सेसफुल होते हैं, चाहे जो अल्ट्राटेक, बजाज, इमानी, रेमंड ये सब हो, या फिर इवन स्टार्टअप फील्ड में भी फ्लिपकार्ट, ये सब मारवाड़ी ने स्टार्ट किया। बट आपको क्या लगता है कि मारवाड़ी में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो कि ऑफकोर्स नॉर्मल लोग भी सीख सकते हैं कि यार वो धंधा इतने अच्छे से कर पाते हैं? नहीं, फ्लिपकार्ट वाला मारवाड़ी नहीं, बनिया है, लेकिन ओके। मारवाड़ी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी होती है। इंडिया में कम्युनिटीज ऐसी बनी हुई है कि बिजनेस कम्युनिटी अलग है, एंड अलग अलग कम्युनिटी होती है। सो वो कम्युनिटी के पास में थोड़ा सा एक एज है कि वो आप घर में यही बातें सुनते हुए आए हो, आपके अंदर स्पीकिंग एबिलिटी अलग से बनी हुई है, ये सब चीजें हैं। पर वो सब अब उसका कोई इतना रेलेवेंस नहीं है। बस आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है अगर आप कुछ नया ट्राई करने चाहो, और फेल हो जाओ तो आपके पास में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर, क्योंकि उनके घरों में हुआ है पहले। यही एक डिफरेंस है। अदरवाइज ये नहीं है कि उनके पास कोई ज्यादा टैलेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप, जैसे 4 जनरेशन डॉक्टर है, और अगर आप नहीं बन पाते हो डॉक्टर, तो उस फैमिली में वो लगता है अरे यार हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, दूसरा आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये डिस्टर्बेंस हो जाता है उसके अंदर। सो बने हुए हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो हमारे पास में और कुछ आता ही नहीं है, हमको यही काम करना पड़ता है खुद का, मतलब वी हैव टू फाइट फॉर आवरसेल्व्स। सो ऐसा समझो आप जंगल में जाओ और आपको हंटिंग करनी पड़ेगी आपको लाने के लिए, तो बनिए इस तरह से है कि पढ़ाई लिखाई कम की हुई होती है तो कर लेते हैं उसके अंदर। खैर, फ्लिपकार्ट वाले बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने आईटी से पढ़ाई की थी, सो उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्होंने प्रॉब्लम ली भी बहुत बड़ी थी हाथ में। जो इंडिया का अमेजोन बनाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पर वो उनमें वो दृढ़ निश्चय था कि वो बना सकेंगे उसी चीज, और उन्होंने बना भी दी। और जो सबसे मेन चीज
जो पूछना था वो है राकेश झुनझुनवाला। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने जैसे कि काफी पैसे भी टाइटन के थ्रू कमाए हैं, बट ओवरऑल आप ने उनसे क्या सीखा? ऑफकोर्स वो प्रॉफिटेबल कंपनीज और उन सब पे ज्यादा बिलीव करते हैं, बट आपने उनसे क्या सीखा? क्योंकि आपने तो एक्चुअली उनके साथ बात भी की है, होपफुली उनसे एडवाइस भी लिया होगा। बात से ज्यादा मतलब एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप रहा है उनके साथ में। और मैं गुरु शिष्य समझता था, वो दोस्त समझते थे। ये बहुत मतलब ये उनका बड़प्पन था कि इस तरह से ये चलता था। मतलब क्या नहीं सीखा ये इस मतलब वो छोटी किताब होगी, क्या सीखा वो बहुत बड़ी किताब होगी। आज अगर एक जन है जिनके साथ में मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और मैं बहुत मिस करता हूँ, वो है राकेश जी को। कोई जरूरत नहीं थी कि मेरे जैसे आदमी को हेल्प करने की या सपोर्ट करने की या बात करने की, पर ये इनका कैरेक्टर था कि वो सबको जाकर के हेल्प करते थे। अगर उनको लगता था आप में हार्डवर्क की कैपेबिलिटी है, देन ही विल स्टैंड विथ यू एंड डू दैट पार्ट। प्रॉफिटेबल कैसे चलाना अपने बिजनेस को, कितना ग्रोथ पे फोकस करना, कितना प्रॉफिटेबिलिटी पे करना, ये उन्होंने सिखाया मुझे। एंड सेकेंडली, डील मेकिंग कैसे होती है और किस तरह से उसमें करना चाहिए, किस तरह से किस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए उसके अंदर, ये भी उन्होंने सिखाया मुझे। मेरे को रिस्क टेकिंग की एबिलिटी, मेरे में जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको 10x ग्रोथ उन्होंने दिया। मैं लकी था कि ऐसे आदमी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। ऑफ ऑल द पीपल आई हैव वर्कड विद, आई थिंक ही एंड देन मे बी भास्कर भट्ट साहब, हु वाज द एमडी ऑफ टाइटन, वुड बी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल आई गॉट टू वर्क। अभी थोड़ा हम ना अर्ली लाइफ पे जाएंगे। आप जैसे कि थे आपने बीकॉम करी एंड देन आप फैमिली बिजनेस में जुड़े, आपका ज्वेलरी का बिजनेस ही था। तो चेन्नई में आपने शिफ्ट होने का कैसे डिसीजन लिया? क्योंकि जब इवन कोई जब स्टार्टअप करता है, मुंबई फाइनेंशियल और एंटरटेनमेंट के लिए स्टार्टअप्स बनते हैं, बैंगलोर में टेक स्टार्टअप्स बनते हैं, चेन्नई में मोस्टली सैस स्टार्टअप्स बनते हैं, दिल्ली में और सब जो बच गए वो दिल्ली एनसीआर में हो जाते हैं। बट आपने स्पेसिफिकली चेन्नई क्यों चूज किया? एंड अभी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप आप मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली और चेन्नई में क्या डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज देखते हैं? यार मुझे मैं 2000 में जब चेन्नई आया था उसका रीजन एकदम अलग था, कोई स्टार्टअप का रीजन नहीं था। मैं एक फैमिली बिजनेस में था। हमारी दुकान थी, 2000 स्क्वायर फुट की दुकान है। उसके अंदर मम्मी पापा और भैया ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो चौथे आदमी की जगह नहीं थी वहां पे। मैं आकर के 10 साल वहां काम कर भी लेता तो मेरे को फर्क नहीं करता। उसके अंदर फैमिली का प्यार इतना होता है कि वो कुछ बोलते भी नहीं मेरे को, मैं ऐसे बैठा रहता हूँ वहां पे। हिंदी पिक्चर में बोलते हैं ना, मैटनी शो चला रहा है, वैसा चलता रहेगा। सो इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी आई कि चेन्नई में हमारे पास में जगह थी, मैं जाकर के वहां दुकान खोल लेता हूँ। आदमी 21 साल का होता है तो ज्यादा सोचता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं उसके अंदर, कि क्या प्रॉब्लम्स आएगी, ये सब सोचा नहीं उस टाइम पे। बस ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि वहां जाके दुकान खोल लेते हैं, फिर बाद में अपना करियर वहां से बना लेंगे। तो चेन्नई आ गया दुकान खोलने के लिए। और जो हमारा फैमिली बिजनेस है जयपुर टाइम्स, उसकी एक दुकान मैंने चेन्नई में खोल ली। बहुत डिफिकल्ट था, नई जगह नया मार्केट, चेन्नई के लोग अलग भाषा बात करते हैं, बम्बई में एकदम अलग चीज थी। हमारा ब्रांड थोड़ा बहुत तो लोग जानते थे बम्बई के अंदर, लेकिन चेन्नई में तो कोई नहीं जानता था उसको। तो एक तरीके से न्यू स्टार्ट थी पूरी उस टाइम पे। सो पहले 5 साल लगन करके बस वो 5 साल उसी में लगाए और वहीं से चालू किया। ये तो 2007 और 8 में ये स्टार्टअप बग आया, और उस टाइम पे भी ये स्टार्टअप वर्ड भी नहीं पता था हमारे को। मतलब ये टाइम ऐसा था, और सैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब। मैं ऐसे टाइम की बात कर रहा हूँ जब फ्लिपकार्ट नहीं था। करेक्ट, वही। तब ये आइडिया आया कि ऐसा करना है हमारे को, और एक कोई रीजन से करना है उसमें, क्योंकि एक बड़ी दुकानों के अंदर छोटी ज्वेलरी पीछे इसलिए रखी जाती है क्योंकि उस मतलब इतने ही लोग दुकान में आते हैं, और अगर लोग आने के बाद में अगर छोटी ज्वेलरी खरीद लेंगे उनसे, तो दुकान का भाड़ा, किराया, लोग, ये सब खर्चा निकलेगा नहीं उनका। इसलिए हमने सोचा कि द राइट वे टू डू इट इसके इंटरनेट से चालू करेंगे, और फिर देखेंगे क्या होता है उसके अंदर। एक नई सोच के साथ में मेरे एक कस्टमर थे मेरी दुकान में जयपुर जेम्स में, श्रीनिवासा गोपालन जी, जो बहुत दिग्गज एक बिजनेसमैन थे यहाँ पर। उन्होंने उसके पहले जब वो जॉब करते थे तो सिफी नाम की एक कंपनी थी, उसको नैस्डैक ले जाने के लिए उस जब गई थी तो उसके कोर टीम में वो भी पार्ट थे उसमें। तो इनके हेल्प से और उनकी गाइडेंस से मैंने ये कैरेट लेन का काम चालू किया। अवनीश जो आज सीईओ बने हैं कैरेट लेन के, वो सबसे पहले वो जुड़े इस बिजनेस से। और आई थिंक ये पार्टनरशिप बराबर बनती गई, और वो पार्टनरशिप से काम हो गया। ये वर्ड जो है ना, स्टार्टअप, चेन्नई में क्यों, और फंडिंग कैसे करना, ये सब सब चालू होने के बाद में हमने सीखा। पर चालू करते समय तो यही सोचा था एक बिजनेस बनाना है,
हाँ, और हम पार्टनर्स हैं बिजनेस बनाने के लिए। ओवरऑल अभी आप क्या देखते हैं कि ये स्टार्टअप सीन में मुंबई, चेन्नई या बैंगलोर, दिल्ली, इन सब में क्या फर्क है? क्योंकि आई थिंक आपके वन ऑफ द इनिशियल स्टोर्स भी आपने दिल्ली में खोला था, कैरेट लेन का। सी, अगर आप कंज्यूमर बिजनेस की तरफ से देखने जाएंगे तो सबसे सबसे ज्यादा कस्टमर दिल्ली में, एनसीआर रीजन में, उसका कोई मतलब मैच नहीं है इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा इजी ट्रायल करना अगर कोई प्रोडक्ट को हो तो बैंगलोर में बैठे एंड वहां पर है। सबसे ज्यादा रिजर्व्ड अगर आपको चाहिए तो वो चेन्नई में बैठे। और अगर आपको चाहिए मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बिजनेस कोई बनाना है चलाना है वो बंबई में है, बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ स्पेस और एवरीथिंग इतनी ज्यादा है वहां पर कि वो आपका पीएनएल कभी सही नहीं बैठता वहां पे, इसलिए कोई चालू भी नहीं करता वहां पे फर्स्ट। कंज्यूमर बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ओके। और ये सब मतलब 15 साल का तजुर्बा है, उससे सीखने मिला। जब चालू करता है आदमी तो अपने आप को ऐसे ही देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या कन्वीनियंट है। क्योंकि आज आप जब कोई बिजनेस चालू करते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25 लोग चाहिए आपको चालू करने के लिए। और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहीं से चालू करो। इतने लोग तो आपको इंडिया की आबादी में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे उसके अंदर जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखिए बाकी का सपोर्ट सिस्टम आपका कहाँ पर ठीक चल रहा है। सो ये बहुत ओवररेटेड कॉन्वर्सेशन है आजकल कि ये बैंगलोर होना चाहिए या दिल्ली होना चाहिए या बंबई होना चाहिए या चेन्नई होना चाहिए। सैस बिजनेस करना है तो चेन्नई से ज्यादा इसलिए निकलते हैं क्योंकि यहाँ इतना इकोसिस्टम है उसका, जो लोग वो देख रहे हैं और उसको उसकी सोच वहां से निकल रही है। ये नहीं है कि यहाँ पर उनको कोई रिसोर्सेज मिल रहे हैं ज्यादा। रिसोर्सेज उनको कहीं भी मिल जाएंगे इतने। आज ब्राउजर स्टैक इतना बड़ा बिजनेस है बंबई से है, वो चेन्नई से नहीं है उसमें। एंड वो सैस बिजनेस भी है इसमें। सो अलग अलग चीजें अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे हो रही है उसके अंदर। आप वेब 3 का एक बिजनेस देख लीजिए, संदीप नैनवाल ने जो बनाया, वो पॉलीगॉन। नैनीताल से बना ओ। है। हाँ, और उसका कोई मतलब कनेक्शन नहीं है बंबई से, उसका कोई कनेक्शन नहीं है बैंगलोर से, वो यहाँ नैनीताल से सीधा दुबई गया। सो ये भी नहीं है कि आज कहीं से भी कोई भी बिजनेस बन सकता है उसके अंदर। ये वन वर्ल्ड सिनेरियो है, दिस इज नॉट अ सिनेरियो। और कोविड ने सबको सिखा दिया कि आप कहीं भी रह करके आप कहीं से भी काम कर सकते हो एक टीम की तरह उसके अंदर। बस सबका फोकस एक होना चाहिए और फाउंडर का यही काम है कि सबको एक साथ कैसे फोकस करें। ये नहीं चल सकता कि सब जुड़ गए उसके अंदर, कोई अपना फ्रिस्बी खेलने जा रहा है, कोई अपना दूसरा फोकस में क्रिकेट के फोकस में लगा हुआ है उसके अंदर। ये जो फोकस आपको बिजनेस का चाहिए वो वहीं चाहिए, 3 आदमी 12 का काम करेंगे ऐसा फोकस चाहिए उसमें। ये जब आपने एक चीज बोली कि आपने बीकॉम किया, देन फैमिली बिजनेस में जुड़े, एंड जब चेन्नई में आपने स्टोर खोला वो काफी बढ़िया चल रहा था, उस बार आपको फैमिली को कन्विंस करने में दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि यार अगर उनका कुछ चल रहा है, स्पेशली फैमिली बिजनेस है, तो 3 इडियट्स का डायलॉग याद आ जाता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत हुई या आपने मना लिया कॉन्फिडेंस से? ये कैसे किया आपने? देखिए दिक्कत तो होती है, एंड फैमिली बिजनेस में पेरेंट्स के पास राइट होता है आपको दिक्कत देने का, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी सहूलियत भी दी है लाइफ में। सो पर उसको संभालना पड़ता है। अगर आप अपने आप को अपने पेरेंट्स की जगह डालोगे तो ये क्यों दिक्कत दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो आपसे इतनी मतलब दे लव यू सो मच कि वो नहीं देखना चाहते आप फेल हो। उनके लिए कम सक्सेस चलेगी लेकिन फेलियर नहीं चलेगा। दैट इज द वे दे सी इट। एंड कम सक्सेस में भी उनको बहुत प्राइड मिलता है, बहुत खुशी मिलती है उनको उसके अंदर। उनको प्राइड भी है, खुशी भी है, दोनों चीजें उनके अंदर। और मैंने बिजनेस बंद नहीं किया जो मेरा फैमिली बिजनेस था। मैं ये कह रहा था इसके साथ में मैं एक और चीज भी कर सकता हूँ उसके अंदर। यस, मेरा फोकस पूरा उस पर रहेगा लेकिन ये अपने आप चलेगा और इसको ऑटो पायलट में मैं डाल सकता हूँ चलाने के लिए। सो ये कॉम्प्लिकेटेड था शुरू में समझाना उनको। पर जब मैं उनकी तरफ से सोच रहा था तो आई हैड टू गिव देम सम रीजन कि वो कैसे मानेंगे। सो दो ही चीज होती है लाइफ में, एक तो होता है कि आप स्टॉप लॉस बना लो, एक टाइम का स्टॉप लॉस बना लो और एक पैसे का स्टॉप लॉस बना लो। सो टाइम का मैंने उनको बोला 4 साल में अगर चलेगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो अपनी दुकान तो है ही अपनी, वहां पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 20 साल के लिए कोई वनवास में जा रहे हैं, सॉरी 14 साल का था वनवास, लेकिन 20 साल के लिए घूमने जा रहे हैं उसमें। और ये भी नहीं है कि अनाप शनाप पैसा लगा देंगे। तो फिक्स कर लिया कि 75 लाख रुपए लेंगे और इसे बना लेंगे। तो 75 लाख और 4 साल अगर आप ढंग से कॉन्वर्सेशन करें उसमें तो अपने आप हर चीज फिक्स हो जाती है। 3 इडियट्स पिक्चर के अंदर भी जब वो अपने डिग्री करता है उसके बाद में अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ करने के लिए फोटोग्राफी। पहले तो सब मना करते हैं, लेकिन अगर आपको वो सीन याद है तो वो मोहब्बत से ही होता है वो ओवरकम। वो झगड़े से ओवरकम कभी नहीं होता उसमें। और झगड़े से आपने ओवरकम कर भी लिया तो जिस दिन अगर आप फेल हो गए
तो उस दिन आप वापस आने लायक नहीं रहते हो। और अगर सक्सीड हो गए तो घमंड के वजह से आप बात नहीं कर पाते उसके लिए। सो ये सब चीजें को मतलब एक टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है। यू मस्ट रियलाइज कि एक एक जो मतलब जितना आपके पेरेंट्स आपको प्यार कर सकते हैं उतना आप अपने पेरेंट्स को कभी जिंदगी में प्यार नहीं कर सकते। राकेश जी ने मेरे को ये सिखाया था एंड आई नेवर फॉरगेट दैट। ऑफ कोर्स अभी तो आपको एग्जिट मिला है, बट कैटलिन काफी टाइम से सक्सेसफुल है, तो उसके बाद फिर पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा फिर? नहीं, पेरेंट्स का प्राइड हमेशा से रहा है, वो स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्जेशन होने के बाद में, और वो प्राइड बढ़ता जाता है। जब पहली बार आपने मतलब कैरेटलिन ने जब पैसा रेस किया एक टाइगर ग्लोबल नामी वीसी फर्म से, तो एक प्राइड था। फिर जब उनको एग्जिट दिया और टाटा से जुड़े तो एक दूसरा प्राइड था उसके अंदर। और अब जब टाइटन ने हमको एग्जिट दिया उसमें से, तो एक अलग टाइप का प्राइड है। सो वो प्राइड हर बार बढ़ता रहा जब वो जाते हैं हर शहरों में और देखते हैं दुकानें हैं, और जब उनको भी रिस्पेक्ट मिलता है उनके फ्रेंड्स फैमिली सबसे, तो मतलब इससे ज्यादा और पेरेंट्स को क्या चाहिए? उनको पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। उनका सारा मतलब सक्सेस, अपने बच्चों का सक्सेस देखने से है। उनकी कोई लाइफस्टाइल बदलने वाली है, कुछ चीज फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, बट ये सब चीज से कि मतलब उनके बच्चों ने उनका नाम रोशन से किया, उससे ज्यादा उनको क्या चाहिए। एक जब आपने टाटा के साथ बहुत टाइम तक काम किया, एंड जब भी कोई टाटा का नाम सुनता है, उनको देखते हैं कि यार बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, बहुत एथिकल ब्रांड है, और ये सब हम जानते हैं। बट टाटा के साथ काम करके आपको क्या ऐसी चीजें लगी कि इंडिया में कॉन्ग्लोमरेट्स बहुत सारे हैं, टाटा ऐसे डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहा है अपने आप को कि टाटा सुन के एक अलग ही ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है? क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो पाता है? नहीं, टाटा एक सोच है, एक आदमी नहीं है। ये सोच के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एक, बाय एंड लार्ज कोई भी ग्रुप 100% नहीं होता। 80% ऑफ पीपल इन देम आर वर्किंग फॉर द विथ वन थॉट प्रोसेस कि मुझे हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना है। उसमें मुझे शॉर्ट टर्म कोई डिसीजन नहीं लेना है। मैं आज आपका काट करके पैसा कमा लूं, ऐसा मेरे को कोई काम करना नहीं उसमें। ये ये बुद्धि नहीं रखते वो लोग उसके अंदर। मैं आज जो भी डिसीजन ले रहा हूं ये नेक्स्ट 20-25 साल के लिए ले रहा हूं, ये सोच करके ले रहा है। मैं कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो आज मुझे आपसे नहीं कमाना है, मुझे कस्टमर से कमाना है। ये सोच करके ये ट्रांजैक्शन राइट है कि नहीं मैं कर रहा हूं। और फेयरनेस का बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है हर चीज के अंदर, एंड वो क्राइटेरिया उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आई थिंक फेयरनेस के ऊपर आप, अगर आपको कोई भी चीज फेयर नहीं लगे तो आप जितना भी ऊपर जाना चाहें आप जा सकते हो और आप डिस्कस कर सकते हो वहां पे। और उनको ये क्राइटेरिया बहुत मतलब दे फील वेरी स्ट्रांग अबाउट इट। ये फेयरनेस क्राइटेरिया आई थिंक डिफरेंशिएट टाटास ओवर एवरीबडी एल्स, बिकॉज वो फिर जब टॉप से ऐसा बिहेवियर होता है तो नीचे तक सब ऐसे बिहेव करते हैं। बट आई नो 15-20% उस सिस्टम के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो, क्योंकि अल्टीमेटली आप और मैं भी इंडिविजुअल है। हम उनके इथॉस लेकर के अपना बिजनेस चला सकते हैं और किसी और का इथॉस लेकर के भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। पर अगर टॉप से बिहेवियर ढंग से हो तो नीचे तक लोग कोशिश तो पूरी करते हैं करने के लिए। आप 20% छोड़ दीजिए, लेकिन 80% बहुत मतलब इज डन डिसीजन मेकिंग में राइट वे। और कोई शायद कंग्लोमरेट ऐसा नहीं होगा जहाँ 80% डिसीजन मेकिंग इज डन इन द राइट वे। एंड आपने कभी रतन टाटा से मिले, काम किया, बात बात करी उनका? वो कैसे, क्योंकि सब उनको देखते हैं ना, मतलब आइकन टाइप्स देखते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट में। इट्स वेरी मतलब ये सब लोग बहुत प्राइवेट हैं और इनके बारे में मतलब बहुत लिखा गया है, और जितना कम बात करें उतना ठीक है। आप सब जानते हैं उनके बारे में। देयर इज नथिंग मोर दैट यू व्हाट यू सी इज व्हाट इट इज। ये सब ऐसे ही है, वेदर इट इज रतन टाटा, वेदर इट इज एनीबडी एल्स इन द टाटा फैमिली एज वेल आल्सो। अभी क्योंकि आपको अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो इंडिया में स्पेसिफिकली आप क्या देखते हैं कि स्पेशली कंज्यूमर बिजनेस या D2C बिजनेस या ज्वेलरी बिजनेसेस में क्या क्या आइडियाज है, किन किन चीजों में ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है? क्योंकि अब तो आपने बहुत टाइप के बिजनेसेस भी देख लिए होंगे। यार अर्नब, इतना बड़ा बिजनेस बना करके लोग बोलते हैं, मुझे लगता है इतना छोटा बिजनेस बनाया आपने। सिर्फ 10 लाख कस्टमर थे। इस कंट्री जिसकी आबादी है 140 करोड़, वो भी उसमें क्या क्रॉस है कर 10 गई लाख? हाँ, वो भी क्रॉस कर गए। मतलब आप और मैं बात कर रहे हैं तभी 2 बच्चे पैदा हो गए। है। सो सो क्या मतलब अभी क्या उखाड़ा है? कुछ नहीं है इस दुनिया में। मतलब इस कंट्री के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो अपॉर्चुनिटी आप मतलब अपन सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी हर साल इंप्रूव होने वाली है। मेरा बस यही था कि अगर मैं आज 20 साल का होता तो अपॉर्चुनिटी खेलने के लिए मेरे को 20 साल और मिलते, लेकिन अब जहाँ है वहां है। सो
होपफुली वी कैन प्ले दिस अपॉर्चुनिटी बाय एनेबलिंग मोर पीपल जो करना चाहते हैं, क्योंकि एक मुकाम के ऊपर आने के बाद में मैं वो compete नहीं कर सकता जो 20-22 साल वाले की एनर्जी होगी आज, जो मेरे में थी 22 साल पहले। पर उनके साथ जरूर जुड़ करके मैं ये काम कर सकता हूँ कि ये बिजनेस आगे ले जाऊं उनकी मेहनत और हमारे एक्सपीरियंस के साथ में, क्योंकि एक्सपोजर आज उनका इतना ज्यादा है कि उनको फ्रैंकली अदर देन बिजनेस एक्सपीरियंस और कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो इवन ज्वेलरी स्पेस जिसमें अब इतने सारे प्लेयर्स आ गए, इन सब में भी और अपॉर्चुनिटीज हैं, D2C में भी काफी ब्रांड्स आ रहे हैं, अभी हैं अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से? द लार्जेस्ट प्लेयर इज ओनली 10 लाख कस्टमर्स, सो क्या मतलब, इट्स अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी। ये सर्टेन पार्ट्स ऑफ ज्वेलरी बिजनेस सनराइज है और सर्टेन पार्ट्स ऑफ ज्वेलरी बिजनेस सनसेट है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सनराइज है और कौन सा सनसेट है। यू कांट जनरलाइज कि आप गलत पार्ट ऑफ ज्वेलरी बिजनेस में घुस जाओ और फिर सोचो कि ये बढ़ नहीं रहा है। लाइफ में बहुत इजी है कि आंसर देना, सबसे डिफिकल्ट चीज लाइफ में कि किस क्वेश्चन का आंसर देना। एंड अभी आपने ऐसे बोला कि यार इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट दूसरी साइड में जब लोग बोलते हैं कि यार इंडिया में अभी GDP पर कैपिटा सिर्फ $2,2500 हैं, हमको चाइना के लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, एंड अभी लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो मे भी बहुत छोटी ऑडियंस है जो एक्चुअल में सारे ये चीजें खरीद सकते हैं, तो आप फिर इतना बुलिश क्यों हो इंडिया पे? या आपको लगता है कि वो इवेंचुअली हो जाएगा सब कुछ? इतना तजुर्बा नहीं है लोगों का। जब मैंने चालू किया तो 1400 थी पेइंग कैपेसिटी, आज 2200-2300 है। कुछ स्टेट से उसमें इससे भी ज्यादा है। साउथ स्टेट स्पेशली 3 लाख पर कैपिटा इनकम है, और जो भी उसका डॉलर कन्वर्जन होता होगा। सो ये सब चीजें बढ़े जा रही है, टाइम के साथ बढ़ती है। GDP 5-6-7% पे ग्रो होने ही वाला है। उसके अंदर आप जिसके पीछे जाओगे वो 10-12-13% पे ग्रो कर रहा है। अगर आप बेटर बिजनेस बनाओगे तो आप 18-20-22% पे इजीली ग्रो कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल वाले रामदेव अग्रवाल जी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर पढ़ा था मैंने कि स्टॉक मार्केट में 100x रिटर्न्स कैसे बनते हैं। अगर कोई कंपनी 30% कंपाउंडिंग करता है 5 साल तक और प्रॉफिट उस हिसाब से ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ बढ़ता है तो आपको 100x रिटर्न मिलता है उसमें। अगर GDP 5-6-7% ग्रो कर रहा है और आप राइट एरिया के अंदर हो तो 30% कंपाउंडिंग इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो वन शुड जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग द राइट बिजनेस एट 30-40% कंपाउंडिंग। कोई जरूरत नहीं 80% 100% कंपाउंडिंग का, और 5 साल तक करो और फोकस करके अपने कैश से उस बिजनेस को चलाओ। यू विल बी वेल्दियर देन यू कैन इमेजिन। तो बिना फंडिंग के या लिमिटेड फंडिंग के, स्पेशली कुछ फील्ड में तो चलो फंडिंग चाहिए ही, बट वैसे भी आप धंधा बना सकते हैं बहुत इजीली। कंज्यूमर बिजनेसेस के अंदर आप लिमिटेड फंडिंग से बेटर बिजनेस बना सकते हो एज अपोज टू अनलिमिटेड फंडिंग, बिकॉज आपकी ग्रोथ रेट ऐसी हो नहीं सकती। इट्स नॉट अ टेक एक्सपोनेंशियल बिजनेस। फंडिंग एक्चुअली ऑफन टाइम्स इट डज नॉट स्टॉप योर कंपेटिटर, बट इट बिकम्स, एक तरीके से वो आपके लिए एक दीमक का काम कर देता है उसके अंदर, कि आपने इतना पैसा डाल दिया और आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए। यू ओनली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि क्या जरूरत थी उसके, और 5 साल बाद लगता है यार मैं तो इसमें बहुत कम में कर सकता था, मेरी इक्विटी खुद 5% रह गई, 7% रह गई, क्योंकि मैंने इतना पैसा उठा लिया बाजार से। अखबार में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए कि एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, चौथा राउंड हो गया। लोगों को इससे फोमो होता है, हमको इससे जोमो होता था, जो मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट। एक चीज हमने देखी है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स अभी काफी टाइम से हैं, बट बहुत कम ही ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं। एंड आपने ऑफ कोर्स फर्स्ट 8 ऑलमोस्ट 10 years आप प्रॉफिटेबल नहीं थे, बट वंस आपने क्रैक किया फिर आपका हर साल हर क्वार्टर क्रेजी ग्रोथ हुआ। तो आप क्या देखते हैं कि क्या इश्यू हो रहा है, या विद टाइम वो अपने आप ही प्रॉफिटेबल होंगे स्टार्टअप्स? नहीं, आई थिंक मैं कंज्यूमर स्टार्टअप्स की बात करूंगा पहले। ओवर ऑब्सेशन ऑन ग्रोथ विदाउट करेक्ट फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इज गॉट टू डू विद इनडिसिप्लिन। मैं इनडिसिप्लिन था, इसलिए मैंने पहले 8-10 साल पैसे नहीं कमाया। ये सेम बिजनेस अगर मुझ में ज्यादा डिसिप्लिन होता तो मैं मतलब 400 करोड़ टोटल लगे बिजनेस बनाने में, 200 करोड़ में बन सकता था। सो द प्रॉफिटेबिलिटी बहुत पहले आ सकती थी उसके अंदर, बट दैट्स द प्रोसेस। आप लाइफ में सीखते हो इसी तरह से। आप गलत लोगों के साथ compete करते हो जो आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने बिजनेस की जो रफ्तार है उसको पकड़ नहीं पाते हो, आप उससे ज्यादा तेज भागने की कोशिश करते हो, और उसके अंदर आपका फिर बाद में, मतलब आप सोचिए कि आप 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो इकोनॉमी में चलेगी,
लेकिन हर 5 साल और 60 तक चलाएंगे तो भी इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपकी। लेकिन 80 से ऊपर अगर आप जाते हो उसके अंदर, तो फ्यूल एकदम ज्यादा खींचने लग जाती है गाड़ी, और बॉम्बे का ट्रैफिक या कहीं और का ट्रैफिक, उसके अंदर आपको ज्यादा आगे जाने भी नहीं वाले। सो बैलेंसिंग बिजनेस इज अ लॉट लाइक ड्राइविंग अ कार इन सिटी ट्रैफिक। वन हैज टू फिगर आउट व्हाट इज द राइट स्पीड एंड द राइट वे टू ड्राइव द कार। ये चीज मैं सुन के लगा कि आपने बोला कि 400 करोड़ तो हमने रेज किए, 200 करोड़ में हमने धंधा बना दिया। बट हम ये भी, देखते हैं कि यार कुछ स्टार्टअप्स ना फंडिंग को मोड बना लेते हैं। अगर सिमिलर फील्ड में है, जिसने अगर कुछ ज्यादा ही फंड रेज कर लिए, वो मे बी डिस्काउंटिंग उन सब के थ्रू कोशिश करता है कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए। तो बट आप बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो अपने आप धंधा बन जाएगा। आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी से भी अच्छा खासा धंधा बना सकते हैं। देखिए, दो अलग अलग टाइप के बिजनेस में कंज्यूमर में मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। एक है वर्टिकल बिजनेसेस, जैसे कैरेटलिन ज्वेलरी में है, नायका फैशन में, उसमें सॉरी ब्यूटी में है, या इस तरह के बिजनेस है। कोई और भी ले लीजिए आप, मतलब अलग अलग फैशन में अलग बिजनेस होंगे, और मिंत्रा है, और अलग अलग बिजनेसेस है ऐसे। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन है। वो बिजनेस जो है उसके अंदर विनर टेक्स ऑल जैसा बिहेवियर होता है। उनको डिस्काउंटिंग करके हैबिट बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है उसमें, और जब तक दोनों में से एक नहीं टिकेंगे, एक दूसरे के मारते रहेंगे उसके अंदर। जो वर्टिकल बिजनेस है, इसमें कभी किसी का 5% से ज्यादा मार्केट शेयर होता ही नहीं है। और ये मेरी समझ बहुत बाद में आई। अगर पहले आती तो मैं भी कोई फालतू में ऐसे डिस्काउंटिंग ये सब काम उल्टे सीधे करता ही नहीं उसके अंदर। ये सब बनाने के लिए मैं फोकस करता कि क्या चाहिए कस्टमर को कि वो खरीद सके, मैं कैसे अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करूं, मैं कैसे उसके पास बराबर पहुंचूं। रीच, एक्सेस एंड रीजन टू बाय, ये तीनों सॉल्व करता मैं। अगर ये तीनों मैं सॉल्व करता तो अपने आप ढंग से बन जाता है। लेकिन अब क्या करें, सोचे देर से आएगी। पहले हम कंपीट कर रहे थे कि फ्लिपकार्ट की तरह हम भी फास्ट ग्रो करेंगे डिस्काउंट दे करके, वो सब मतलब हमारे बिजनेस में जरूरी नहीं था। और सबसे डेंजरस सिचुएशन है कंफ्यूज बिजनेस सिचुएशन। इसमें आपको ये नहीं पता आपके हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में हो। वो बिजनेसेस एक बार अच्छे चल जाते हैं, फिर बाद में वो कभी कमा नहीं पाते उसके अंदर ढंग से। दूसरा, कंपेरेटिव इंटेंसिटी। कंपेरेटिव इंटेंसिटी में बस यही देखना चाहिए कि वो ऐसा कस्टमर के लिए क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, एंड व्हाट व्हाई द कस्टमर बाय मोर फ्रॉम हिम। डिस्काउंट अगर कर रहा है तो मुझे कंपेरेटिव रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि पूरा डिस्काउंट दो, क्योंकि वो जो लास्ट वाला डिस्काउंट होता है ना कस्टमर का, और जो आपको नुकसान करा के वो खरीद ले, वो वापस नहीं आता। वो हैबिट कभी बनती नहीं है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि वो हैबिट बन जाती है। ऐसी हैबिट कभी बनती नहीं है, क्योंकि उस आदमी को अगली बार पैसा नहीं देने की आदत हो जाती है। आप ओला कैब्स ले लीजिए, बस बस में चलते हुए आदमी को उन्होंने टैक्सी में बिठा दिया, ऑटो का स्टेज ही गायब कर दिया बीच में से। और अब धंधा बराबर से बन रहा है उनका भी, उबर का भी, बिकॉज अब बिजनेस श्रिंक हो गया सबका, लेकिन कमाने लग गए क्योंकि जो ऑटो में जा रहा था उसको टैक्सी में ले आए, और जो टैक्सी में जा रहा था उसको भी टैक्सी में रख लिया उन्होंने। लेकिन जो बस में जा रहा था वो वापस बस में चले गए। सो जिसको आपने दिखा करके बिजनेस बढ़ाया था कि ये आएगा, वो अभी तक आया ही नहीं है। उसका टाइम नहीं आया अभी तक आने का। आएगा आगे भी वो, लेकिन आज उसका टाइम नहीं आया। सो बहुत जरूरी है कि आपको जानना कि आप 5% कस्टमर और ला सकते हो, लेकिन आप एक 50% और कस्टमर नहीं ला सकते। जैसे आपने बोला कि आपको टाइगर ग्लोबल ने आई थिंक फर्स्ट राउंड आपने रेस किया था 2011 में, तो उससे पहले भी आप फंडिंग रेस करने की कोशिश कर रहे थे, आपको दिक्कत हो रही थी। एक जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बोला था कि यार आईआईटी आईएम वाले फाउंडर्स को बहुत इजीली मिल जाता है फंडिंग, दूसरों को थोड़ी दिक्कत होती है। आपने बीकॉम करी थी, तो उसमें आपको कोई इश्यू लगा या ऐसा नहीं है? नहीं, बिकॉज मैं इस व्यवसाय से था, इसलिए वो एक एडवांटेज था। पीपल वर लुकिंग एट कि हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस है उस एरिया के अंदर, उसको समझ है उस माल की, उसको समझ है उस बिजनेस की। सो वो था। देखिए, मैं आज अपने आप को अगर उनकी जगह डालूं जो इन्वेस्ट करते हैं, वो तो भाई फेथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो फेथ बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको। वो फेथ बिल्ड करने, कभी एजुकेशन देखते हैं, कभी व्यवसाय देखते हैं, मतलब क्या रीजन है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। एंड आई डोंट ब्लेम देम अगर वो देखें कि हाँ भाई इसने लगन। आईआईटी आईएम क्या होता है, कोई स्कूल से कोई पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आपने एक लगन से, एक मेहनत से कुछ एंट्रेंस एग्जाम दिया है, इसीलिए आप अंदर घुसे उसके अंदर। सो दैट इज अ क्वालिफायर। ये नहीं है कि वहां से निकले इसलिए क्या हुआ। वो इनपुट क्राइटेरिया, आउटपुट क्राइटेरिया कुछ नहीं आईआईटी आईएम का। आपको आई थिंक पहला बेट लीफ एक्सेल ने लिया, एंड लीफ एक्सेल को स्पेशली
इंडियन वीसी स्टार्टअप इकोसिस्टम में गॉडफादर माना जाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट, डिलीवरी, शॉपक्लूज, ओला, काफी सारों को फंड किया। तो आपने काफी टाइम उनके साथ काम भी किया, तो क्या आपने ऐसी दो तीन चीजें जो सीखी, जो आपको लगा कि हाँ यार काफी मस्त चीज है ये? तो लीफ फिक्सर मेरे से उम्र में छोटा था, तो एक यंग एज के ऊपर इस तरह का मैंने उसको कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। स्टार्टअप फेल भी हो जाए तो बहुत ग्रेसफुली एग्जिट करते थे। एंड वो एक बहुत यूनिक चीज थी, क्योंकि वो हमेशा अपने रेपुटेशन के बारे में बहुत सोचते थे। इंडिया के अंदर कोई चीज फेल हो गया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कुछ फेल हो जाए तो आदमी बौखला जाता है एकदम उसके अंदर, टीम के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सब चीज पे। वो मुझे बहुत यूनिक लगा कि बिहेवियर उनका बहुत अलग था। सेकंड, उनको पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं चाहिए थी लाइफ में। लीफ एक्सेल को आप कोई ट्वीट नहीं देखोगे, कोई पोस्ट नहीं देखोगे, कहीं कोई मीडिया कवरेज नहीं देखोगे, कहीं ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है जैसे। सो वो हमेशा बिजनेस को फोकस करते थे, अपने आप को दूर रखते थे इस सब चीज से। सो दैट वाज आल्सो वेरी यूनिक है सर। तीसरा, अगर उनको बहुत पसंद आए कोई अपॉर्चुनिटी, तो फिर वो देखते नहीं थे कि मैं आज की प्राइस दे रहा हूँ या एक साल आगे की प्राइस दे रहा हूँ। उनको वो फर्क नहीं पड़ता था उससे, क्योंकि उनको लगता था मैं तो 10 साल के लिए हूं उसके अंदर, और एक साल आगे देने से फिर भी 9 साल बचे मेरे पास। लेकिन ये 5-10% के चक्कर के अंदर अगर मेरे से डील छूट गई, तो ये जो मुझे बहुत पसंद आया हुआ बिजनेस है, वो अपॉर्चुनिटी चले जाएगी उसमें से। सो ही हैड अ मेथड टू हिज मैडनेस, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी, एंड मैंने तो बहुत सीखा उनसे बात करते हुए। अरे एक मुझे स्पेसिफिकली आपसे ही पूछना था कि क्योंकि आप ज्वेलरी में हैं एंड गोल्ड को बहुत लोग एज इन्वेस्टमेंट देखते हैं, बट आपके क्या व्यूज है? क्योंकि बहुत जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि यार गोल्ड तो एक कमोडिटी है, बहुत कम ही ग्रो होता है, मे बी जब सब कुछ डाउन होता है तब गोल्ड ग्रो होता है। बट आप इस एज ए इन्वेस्टमेंट में गोल्ड को क्या देखते हैं, एंड क्यों वो इतने सालों तक सस्टेन कर पाया है? इन एनी डेवलपिंग इकोनॉमी गोल्ड का रोल बहुत अलग होता है एज अपोज टू डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी की करेंसी जो है डेप्रिशिएटिंग होती है। गोल्ड प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम करेंसी डेप्रिसिएशन। चाणक्य जी ने बहुत ब्यूटीफुल चीज बोली थी। चाणक्य जो यू नो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि 25% ऑफ योर वेल्थ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, बिकॉज इट्स योर बेट अगेंस्ट योर ओन गवर्नमेंट। ये इस टाइम पे कहा था उन्होंने, जब किंगडम्स में वॉर होता था और वो ओवरटेक हो जाते थे और नया किंग आ जाता था और आपको भागना पड़ता था, तो आप गोल्ड लेकर के कहीं जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते थे। यूक्रेन में जैसे हुआ, अभी लोग अपने गोल्ड लेके ही गए और कुछ तो लेके नहीं गए उसमें भी। इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी करेंसी 2-3% हर साल गिरती है। जब ये 2-3% हर साल गिरती है, और ये रहेगा जब तक अपन 6-7-8 हज़ार डॉलर पर कैपिटा नहीं हो जाएंगे, गोल्ड का रोल बहुत स्ट्रांग रहेगा उस टाइम, बिकॉज इट्स योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर करेंसी फॉलिंग एट ऑल टाइम्स एज वेल। सो आई डोंट सी कि इंडियंस हैव बेनिफिटेड। मैं जब इस बिजनेस में आया था, तब गोल्ड होता था 300 रुपए ग्राम, आज है 60,000 रुपए ग्राम। 15 साल, मतलब 20 साल के अंदर इट इज गॉन 20 टाइम्स। इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम सेंसेक्स रिटर्न, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर। उसमें पीपल डॉलर टू डॉलर टर्म्स में देखते हैं, लेकिन इंडियंस को रुपी टू रुपी टर्म्स में देखना चाहिए उसको। And from that perspective, it will always be an investment opportunity. I believe in it. I invest heavily in it. आपके पास जैसे अगर 100 रुपीज होता है, आप किन किन फील्ड में कितना कितना परसेंट इन्वेस्ट करते हैं? अगर जिंदगी में ऐसा पैसा आया तो अब सोचूंगा, लेकिन अच्छा। लोग बड़े बड़े लोगों से एडवाइस ले रहा हूँ कि कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए ओके। इसमें। लेकिन डेफिनेटली एक 10-1% तो गोल्ड में डालूंगे। बट अभी इतने 15 साल की जर्नी में आपको भी बहुत बार डाउट्स हुए होंगे कि यार मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सस्टेन कर पाएंगे, डूब तो नहीं जाएंगे? तो एंड वो हर एंटरप्रेन्योर को होती है, तो उसको आप कैसे डील करते थे? क्योंकि ये तो आई थिंक बहुत रेगुलरली होता होगा। सी, डाउट इज फैक्ट ऑफ लाइफ। किस चीज में डाउट नहीं होता? आपको पढ़ाई में डाउट होता था जब स्कूल में थे तभी, फैमिली में डाउट होता है कि ये बच्चा कर पाएगा कि नहीं, सब चीज। सो डाउट इज नॉर्मल। डाउट को आप फियर में मत कन्वर्ट करो। डाउट को एक पॉइंट तक आप यूज कर सकते हो, सो दैट यूर अलर्ट। एक पॉइंट के बाद में आप ज्यादा डाउट पे फोकस करोगे तो आप फियर में कन्वर्ट कर दोगे उसको। जब वो फियर में कन्वर्ट हो जाता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होनी चालू होती है। फिर आप उल्टे सीधे कदम लेते हो, सब चीज गलत मतलब आपकी थिंकिंग गलत हो जाती है फिर उस टाइम पे। सो दैट वी शुड नॉट डू एट ऑल। आई वॉज लकी कि वो कभी मेरा डाउट जो है फेयर में नहीं गया, एंड आई कुड थिंक एंड से ओके, ये डाउट अगर है तो इसको मिटिगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जब आपने ऑफ कोर्स आपको फैमिली बिजनेस का एक्सपीरियंस था,
एंड आपने स्टार्ट किया, बट आई एम श्योर कि स्टार्टअप में बहुत सारी चीजें सीखने को मतलब चाहिए होता है, जो आपको शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो आपने इतनी सारी चीजें सीखी कैसे? मतलब वो एक बंदे को लगता है ना कि यार मैं धंधा शुरू कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल पे, मतलब मुझे करना है, तो वो कैसे आपने सीखा सारी चीजें? यार ना, आप सब चीज सीखना भी नहीं चाहिए आपको। क्रिकेट में जैसे होता है वैसे उस हिसाब से आपको पार्टनरशिप से हर चीज बनानी चाहिए। सो जैसे गोपाल साहब थे शुरू के अंदर, उन्होंने मेरे को बहुत एडवाइस दी किस तरह से लोगों के साथ काम करते हैं। क्या, मैं तो दुकानदार था, मुझे क्या पता कि इतने आईआईटी और आईएम लोगों से कैसे बात करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। वो उनसे सीखा मैंने। अलग तरीके की स्केल सोच कैसे लाना, मैंने अवनीश से सीखा, जो आज सीईओ बने कैरेट लिंक के। और अलग अलग लोग ऐसे जुड़े, टेक्नोलॉजी के बारे में गुरु से सीखा, जो मेरे पार्टनर थे इसके अंदर। अलग अलग लोगों से सीखा हर चीज इसके बारे में। कोई जरूरत ही नहीं है आपको कि हर चीज आप सीख करके बनाओ। ये 11 आदमी का फील्ड है, मतलब इसमें एक आदमी कभी जीत नहीं सकता अकेले। तो पार्टनरशिप ढूंढो इस तरह से कि उनका अलाइनमेंट आपके साथ रहे, आपका अलाइनमेंट उनके साथ रहे, और आप आंख बंद करके उनको ट्रस्ट कर सको। कुछ ट्रस्ट फेल होंगे, लेकिन आप रिप्लेस कर लोगे उसको। अभी जैसे कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, एंड आपने जैसे कि बोला कि यार कौन से क्वेश्चन को टारगेट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक फाउंडर के लिए। बट जनरली जब आप किसी आइडिया पे काम करना शुरू करते हो, फाउंडर को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये दो तीन चीजें हैं देन आई कैन स्टार्ट? क्योंकि ये इसलिए मैं पूछा, जब आपने शुरू किया था आई एम श्योर कि आप में सबने भरोसा नहीं किया होगा कि यार ये ऑनलाइन कौन ही खरीदेगा। आप शायद किसी ने मजाक भी उड़ाया हो कि चार लोग क्या कहेंगे, कि वो चार लोग कहाँ गए आज, बट आपने बना लिया। बट वही है कि फाउंडर को किन दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब वो डिसाइड करता है कि यार इस प्रॉब्लम को मैं टैकल करता हूँ, स्पेशली कंज्यूमर बिजनेस में? इजियर आंसर ये होगा कि मेरी बिजनेस जर्नी को मैं डिस्क्राइब करूं, एंड पीपल कैन टेक एन आंसर फ्रॉम दैट। मैं क्लियर था कि ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है, जिसकी एडवर्टाइजिंग, मतलब सारा डिसीजन मेकिंग और जो एडवर्टाइजिंग ज्वेलर्स कर रहे थे, वो एक जो डॉटर ज्वेलरी पहनेगी उसके लिए नहीं थे, वो सारे जो मदर ज्वेलरी पहनेगी उसके लिए था, या मदर डिसीजन लेगी उसकी तरफ टारगेटेड था। सो मुझे लगा था मार्केटिंग ब्रोकन है उसके अंदर। सो वी शुड टारगेट द डॉटर एंड नॉट द मदर। दैट वाज वन पार्ट। उसके मतलब की ज्वेलरी नहीं आ रही थी, इसीलिए कैटेगरी भी ऐसा लग रहा था कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन पहनेगी या नहीं पहनेगी। ये क्वेश्चन कई बार आता है उसके अंदर। बोरिंग हो रहा पहनेगी था। जरूर, हाँ, लेकिन आप उसके लायक, मतलब उसके मतलब की ज्वेलरी बना रहे हो या नहीं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड थिंग वाज, एक दुकान क्या आप कितनी भी बड़ी बना लो, उसका दरवाजा एक ही होता है। सो अगर दरवाजा एक होता है तो एक टाइम पे एक ही अंदर आदमी जाता है, तो आपकी मार्केटिंग हमेशा वन ऑन वन होती है। आप होर्डिंग लगा लो बाहर तो एक ज्वेलरी दिखती है उसके ऊपर। सो या ऐश्वर्या राय को बिठा लो उस ज्वेलरी, मतलब उस होर्डिंग के ऊपर, तो ऐश्वर्या राय को देखकर क्या पाओगे? फिर सामान तो आप अंदर जाके ही समझोगे। इंटरनेट के ऊपर एडवांटेज था कि उसी टाइम पे आप देख सकते हो कि क्या क्या ज्वेलरी है इस दुकान के अंदर, क्या क्या डिजाइन है, सब चीज उस टाइम पे देख सकते हो। इसलिए डिजिटल एक बड़ा राइट मीडियम था, एज अपोज टू ओपनिंग ओनली शॉप्स एंड डूइंग दैट पार्ट। मतलब अट्रैक्शन इंटरनेट पे करना पड़ेगा, बिकॉज लोगों का टाइम, और ये बहुत डेटा अवेलेबल था 2008 में भी कि लोग अब इंटरनेट के ऊपर सब चीज देखने वाले हैं। और हम खुद मोबाइल के ऊपर इतना टाइम स्पेंड कर रहे थे कि इट वॉज एविडेंट कि ये होने वाला है। सो न्यू मार्केट मिला कि डॉटर्स के पास गए। सेकेंड, न्यू चैनल मिला कि हम इंटरनेट के थ्रू उनको सर्च करवाएंगे। और तीसरा जो हमने बाद में सीखा कि कस्टमर फिर भी शॉपिंग जब खरीदता है उसको, तो वो टच एंड फील करना चाहता है उस प्रोडक्ट को। तो इस वजह से हमने दुकानें और ट्राई एट होम दोनों किया उसके लिए, और वो सॉल्व किया। क्योंकि हर आंसर आपको शुरू में नहीं मिलता, कई आंसर आपको बाद में मिलते हैं। सो हमने, मतलब दिस वाज आवर सिंपल थीसिस, और ये सिंपल थीसिस के ऊपर हमारा बिजनेस बन गया। आई थिंक मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि आपका विजन क्लियर हो सकता है, बट मे बी स्टार्ट करते हुए आपको पूरा रास्ता नहीं पता होगा, बट एज लॉन्ग एज यू नो द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि यस, नेक्स्ट स्टेप के बाद आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बुक्स पे आता हूं मैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूचर का ट्रेंड पकड़ो और राइट टाइम पे चढ़ो उसके ऊपर। ज्यादा जल्दी चढ़ गए तो होल्ड करो अपने आप को, धीरे धीरे बढ़ो। हम थोड़ा जल्दी चढ़ गए थे 2008 में, लेकिन हमने अपने आप को होल्ड किया नेक्स्ट 3-4 साल तक। ऐसा नहीं किया कि पुश किया इतना कि मार्केट बन जाए और इसी टाइम पे बिजनेस मतलब सक्सेसफुल हो जाए। फिर वो होता है ना कि आपको 24, मतलब एक मैराथन भागने, आप 100 मीटर के अंदर बहुत तेज भाग गए तो आदमी थक जाता है अपने आप। So you have to be very careful how to pace yourself in a business. So we were able to do that. यार बुक्स का तो ऐसा है ना कि अवनीश ने हम सबको इतने बुक्स पढ़ा दी है कि ही इज द राइट गाय टू रेकमेंड ऑन डूइंग दैट, बट ऑन हिज बिहाफ सिंस ही इज नॉट हियर अभी, कुछ बुक्स मैं आपको बताऊंगा जो जो उसकी वजह से मैंने पढ़ी है, एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय देम। एक तो
माय पर्सनल फेवरेट वाज राइड ऑफ अ लाइफ टाइम, विच इज अ बुक बाय डिज्नी के जो सीईओ हैं बॉब इगर, उनकी बुक है। बिकॉज उसमें पार्टनरशिप्स के बारे में बहुत सीखने मिला मेरे को, सो आई वाज वेरी हैप्पी। दूसरी एक गूगल की एम्प्लॉय थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी रेडिकल कैंडर। उसमें लोगों से बात कैसे करना, किस तरह से उनसे काम निकालना, ये सब बहुत मतलब सीखने मिला। एंड एक साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है मॉर्गन हाउसल की, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बिकॉज अगर आप लोगों के पैसे की तरफ साइकोलॉजी समझने की कोशिश करोगे तो योर डिसीजन मेकिंग टुवर्ड्स आपको कैसे प्राइस करना है, क्या करना है, सब चीज काफी इंप्रूव हो जाती है, और आपका ओन रिलेशनशिप विद मनी चेंजेस अ लॉट एज वेल आल्सो। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट। या एंड जो स्पेशली जो आपने अभी जस्ट बोली ट्रेंड वाली बात पकड़ना, वो वही है कि इवन अमेजोन के से जेफ बेजोस ने, उनकी भी बहुत अच्छी नौकरी थी डी शो में, 6 फिगर्स तब कमाते थे 1990s में, बट जब उन्होंने देखा कि यार इंटरनेट का ग्रोथ इतना तेजी से है, उन्होंने लगा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो लाइफ में बाद में रिग्रेट करेंगे। एंड आई गेस यस आपको भी वहीं से आपने भी देखा होगा कि यार इंटरनेट ग्रोथ काफी हो रहा है इंडिया में, एंड दो आप अर्ली थे, बट अगेन जो 2016 में जब जियो आया एंड मैसिव बूस्ट मिला, वो उसका फायदा भी आप आई थिंक इसलिए ले पाए होंगे क्योंकि आपने सारे मिस्टेक्स कर लिए, आपने सब कुछ फिगर आउट करके बिल्कुल वहां पे रेडी थे बिल्कुल उस वेव को राइड करने के लिए। बट जो मे बी बाद में आया होगा वो तब गलतियां ही कर रहा होगा, फिगर आउट कर रहा होगा, बट आप पूरा सेट करके बैठे थे, जैसी वेव आया अपने रॉकेट शिप आपकी भी चल पड़ी। हाँ, मतलब हाइंडसाइट में ये अच्छा लगता है बोलना, और हाँ किसी को पता था कि रॉकेट शिप आ जाएगी या क्या आ जाए, आप बस रोज यू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द प्रॉब्लम एवरी डे। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट रोज आप बेटर समझो और उसका सोल्यूशन इंप्रूव करते रहिए एवरी डे, एंड देन एक दिन आता ही है जब ये टेक ऑफ होता है। 28-29 ईयर्स में जब ये अपना धंधा शुरू किया, तब में भी आपको बहुत कम लोग होंगे जब बिलीव कर रहे होंगे, इतना सेफ चीज छोड़ के आपने ये किया। एंड लोग बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस के लिए 10 साल लगते हैं, आपको मे भी 15 साल लग गए। बट क्या आप उन यंग फाउंडर्स को एडवाइस देंगे जो शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं बट बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, दिक्कतें आ रही हैं, क्रैक नहीं कर पा रहे, उनको क्या एडवाइस देंगे? मैं पहले यही बोलूंगा, आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बराबर देखिए, आर यू सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम। एंड कई बार वो राइट प्रॉब्लम हम नहीं देख रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर 2-4 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड ऑन द राइट प्रॉब्लम देन, एंड दैट प्रॉब्लम इज लीडिंग टू अ फ्यूचर ट्रेंड, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इफ इट इज नॉट लीडिंग टू अ फ्यूचर ट्रेंड, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड सेकेंड, डोंट बिल्ड अ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ अ प्राइस वॉर। वो बिजनेस कभी चलता नहीं है, उसमें कोई डेप्थ नहीं आती। उसके अलावा आई मीन इतना तो मैं स्मार्ट नहीं हूं कि और कोई ज्ञान दे सकूं लोगों को, लेकिन मेरी लर्निंग्स यही रही है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, पर जब मौका लगे तो हमेशा उसके ऊपर मतलब फुल पेडल से चला देना चाहिए तभी, बिकॉज वो जो क्लियर रनवे मिलता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं मिलता है, उस टाइम पे आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन वो तभी करना चाहिए जब आपका पूरा मतलब पूरा बिजनेस इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। मिथुन, वही फाइनल क्वेश्चन ये है कि ऑलवेज आपका ये होता था कि अगला क्वार्टर में हम क्या करेंगे, अगले साल ये करेंगे, यू ऑलवेज हैड लाइफ में क्या क्या करना है। अब ऑफ कोर्स आपको ब्रेक मिला है, जो कि पॉजिटिव थिंग भी है, तो अब आप फ्यूचर में क्या करने का सोच रहे हैं? अभी रेस्ट लेंगे, क्या है, क्या प्लान्स है अभी फॉर द फ्यूचर? नहीं यार, रेस्ट तो क्या लेंगे अभी, मतलब कोई रेस्ट आदमी हर साल लेते हैं, रेस्ट तो आदमी को हर साल लेना चाहिए। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि 15 साल की एक साथ थकाना ही है उसके अंदर। माइंड इज एज फ्रेश एज एवर, माइंड इज लुकिंग टू डू कोलैबोरेट विद पीपल एंड अलग अलग बिजनेसेस देख रहे हैं ग्रोथ स्टेज के अंदर, जिसके साथ हम पार्टनरशिप कर सकें और उनकी लगन के ऊपर हमारी एक्सपीरियंस और पैसे के साथ में ग्रो कर सकें। दैट्स द होप, एंड होपफुली कोई राइट आइडिया आएगा तो वापस एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी करेंगे उसमें। तो मिथुन, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, एंड ऑफ कोर्स अभी आप द मैन ऑफ द मोमेंट है, बट थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतने लर्निंग्स शेयर करी जो कि होपफुली हमारे ऑडियंस एंड यूथ को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, एंड वो भी अपनी जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, आप और स्टार्टअप्स की मदद करें, खुद भी और बिजनेसेस बिल्ड करें, एंड होपफुली वील ऑल ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच अर्नब, एंड थैंक यू। आपका शो मैं भी देखता हूँ, एंड ये पहली बार मैं कोई वेब मतलब वेब शो के ऊपर इंटरव्यू दे रहा हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू।